जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल चिल्ड्रंस एकेडमी पर। आज हम सभी तैयारी करने के लिए जुड़ चुके हैं एनएमएस 2022 की, जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक से दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2021 में फिजिक्स के 11 प्रश्नों में से 5 प्रश्न तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से पूछ लिए गए थे। बात करें 2022 में तो 4 प्रश्न पूछे गए थे। कुल 11 में से 4 प्रश्न करंट से ही थे, आई मीन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फिजिक्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 11 में से 11 नंबर का जो फिजिक्स आने वाला है आपका, उसमें से तो निश्चित रूप से 8 से 9 नंबर आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं। जैसे कि और भी कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ से बताऊंगा टेक्निक, वहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन और भी सही कर लेंगे जो कि दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होगा। दोस्तों, इस पूरे लेक्चर को करने के बाद मैंने लास्ट में एक टेस्ट भी लगाया है, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आप उसके थ्रू अपने जानकारी को और भी विस्तृत कर सकते हैं और एग्ज़ाम को निश्चित रूप से इस बार क्रैक कर सकते हैं। आपको तो पता ही है, बिहार छात्रवृत्ति या इस एनएमएस एग्ज़ाम नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप, जो आपने एग्ज़ाम का नाम सुना ही है, ये परीक्षा यदि आप पास कर जाते हैं तो कुल आप 48,000 रुपये आपको सरकार देती है आपकी पढ़ाई को, पठन पाठन कार्य को अच्छा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई को। देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन का ही, आपके जो क्वेश्चन है उसका ही मैंने ये फर्स्ट पेज का पार्ट आपसे लिया है, जिसमें लिखा रहता है सामान्य के लिए 90 मिनट समय होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपसे कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 35 होगी विज्ञान से, जिसमें कि भौतिकी से 11 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भौतिकी से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी भौतिकी पार्ट से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए, यहाँ आप लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे, यही विज्ञान विषय समूह करके आता है क्वेश्चन में, और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, इसका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है विद्युत आवेश क्या है। तो ध्यान से समझेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि इसी मतलब वह गुण है जिसके कारण विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसे हम आवेश यानी इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे कि Q से डिनोट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो चार्ज है इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। कूलम चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। और ये जो चार्ज होता है ये 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का अर्थ होता है पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। तो इसमें एक चीज़ आप और भी याद रखेंगे कि जो धनावेश मतलब धनावेश हो या ऋणावेश हो, अगर लाइक चार्ज होंगे, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। लाइक चार्ज कहने का मतलब है कि दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों निगेटिव होगा। तो यह एक दूसरे को धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का देगा और ये वाला इसको धक्का देगा। यानी आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को धक्का देने का काम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। बट अपोजिट चार्ज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अपोजिट चार्ज है, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ मैंने फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है, ध्यान से समझेंगे कि अगर सेम चार्ज रहा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर अलग अलग चार्ज रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाने वाले हमने 2-3 प्रश्न को देख लिया। सबसे पहले पूछ सकता है आपसे कि चार्ज को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो आप कहिएगा चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। दूसरा, एसआई यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम है। ये कितने प्रकार का होता है? 2, धनावेश और ऋणावेश। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं, एक हमने अभी सीखा कि जो अगर लाइक चार्ज है, सेम प्रकार का चार्ज है,
तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अलग अलग प्रकार, मतलब दोनों अलग अलग डिफरेंट है, एक धनावेशित है एक ऋण आवेशित है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो उदाहरण दिया हुआ है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कहता है कि जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ी धनावेशित तथा रेशम के कपड़े ऋण आवेशित हो जाते हैं। एक चीज़ क्या काम करेंगे आप, इस वीडियो को देखते समय आप अपने साथ कॉपी पेन लेना नहीं भूलेंगे। कॉपी पेन लेकर जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ उसको आप निश्चित रूप से नोट करते जाएंगे, क्योंकि आप नोट नहीं करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए, उदाहरण था, जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो आप ऐसे लिख लेंगे कि जब कांच की छड़ी और रेशम, रेशम को आप समझते हैं, और कांच मतलब ग्लास का स्टिक हो गया, एक दूसरे को जब रगड़िएगा तो कांच की छड़ी पर धन आवेश आ जाएगा और रेशम पर ऋण आवेश आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब कांच की छड़ी और रेशम को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो बताइए कि कांच की छड़ी पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपसे ये भी पूछेगा कि जब हम कांच और रेशम को रगड़ेंगे तो ऋण आवेश किस वस्तु पर आ जाएगा, तो आप आंसर देंगे रेशम पर। किसी भी तरह से घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट आप ये तो समझ ही रहे हैं कि हमने यहाँ पूरा कहानी ही खत्म कर दिया। अगर आप इस लाइन को नोट डाउन कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो चाहे प्रश्न कितना भी घुमा ले आप आंसर करके ही आओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और यहाँ मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पीपीटी लगाया हुआ है, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत धारा। देखिए ध्यान से समझेंगे आप। देखिए किसी भी चीज़ का प्रवाह हो, वर्क हो, कोई भी चीज़ का जो दर होता है, रेट होता है, दर मतलब रेट, इंग्लिश में इसे रेट कहते हैं। तो जो दर होता है वो समय के ही रिस्पेक्ट में होता है। तो आपसे कहा जाएगा कि किसी भी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आप ऐसे समझेंगे, कोई भी मान लीजिए, ध्यान से समझेंगे कि रेट ऑफ, ध्यान से समझेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझिए, कहने का अर्थ है कि कोई भी चार्ज हो उसका समय के रेस्पेक्ट में फ्लो करने की टेंडेंसी रखना ही विद्युत धारा, आई मीन इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। देखिए साथियों, मुझे पता है कि ये डेफिनेशन नहीं आएगा, बट डेफिनेशन ये न्यू है कि आप कैसे किसी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ आप एक चीज़ नोट करेंगे निश्चित तौर पे, यहाँ आप नोट कर लेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ Q क्या है, Q यहाँ चार्ज है और T क्या है, टाइम है। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, अब आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आप ए से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। गुड कंडक्टर या कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सुचालक और कुचालक। ध्यान से समझिए, सुचालक कौन होता है, जैसे जिस भी पदार्थ में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह कर जाए उसे हम सुचालक या कंडक्टर कहते हैं। अब तो आप ध्यान से अपने चारों तरफ दिमाग दौड़ाइए। आपने इलेक्ट्रिसिटी को, जो पेचकस होता है जिसे हम लोग विद्युत का कोई चीज़ आपके घर में ख़राब हो गया हो तो आप यूज करते होइएगा, तो आप उस पेचकस के पिछले हिस्से में ज़रूर देखे होइएगा कि जिसको आप हाथ से पकड़ते हैं वो हिस्सा प्लास्टिक का बना होता है। कभी आपने सोचा है कि ये हिस्सा प्लास्टिक का ही क्यों बना हुआ है? आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये हिस्सा प्लास्टिक का इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्लास्टिक जो है सो इंसुलेटर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती है। परंतु यदि आप बात करें उस लोहे से बने हुए पेचकस की या जो मेटल से बना हुआ पेचकस की, वो पेचकस विद्युत का सुचालक है। यदि वो प्लास्टिक का हैंड नहीं लगा रहता तो आप जाते उसमें इलेक्ट्रिक में उसको यूज करने, आपके हाथ में करंट मार देता, उसी में आप सटले रह जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप इंसुलेटर का यूज किसी भी विद्युत उपकरण में इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसुलेटर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। मेरे अंदाज से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि कंडक्टर किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं।
यानी कि जिससे विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह कर जाए वो क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो पॉइंट आप नोट कर लेंगे जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, स्टार मार्क लगा के अपने नोटबुक में। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। दूसरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। देखिए साथियों, मैं कई वर्षों से कई बच्चों का हमने इस परीक्षा को क्रैक कराया है, मैंने पेपर देखा है। आपके लिए हो सकता है ये पेपर पहली बार हो, बट मैं कई वर्षों से बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ, इसकी मुझे जानकारी काफ़ी अच्छे से है। इसलिए हमारे द्वारा बोला गया एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे जो कि आपको परीक्षा में उतने ही लक्ष्य के करीब जल्दी से जल्दी पहुंचा देगा। दूसरा स्टार पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है। जानते हैं आप जो पेंसिल यूज करते हैं वो पेंसिल ग्रेफाइट का बना हुआ है, वो जो काला वाला पार्ट होता है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट का है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, उसमें एक जगह घुसा देगा ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट देखिएगा उसको आप समझ जाइएगा कि ये क्या चीज़ है, विद्युत का सुचालक है। तो आपको हमने एक पॉइंट ये नोट करा दिया, दो। एक आपने नोट किया कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, दूसरा आपने नोट किया कि ग्रेफाइट जो है सो विद्युत का सुचालक होता है। चांदी वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 3-4 गो मेटल दे देगा और उसमें एक चांदी गुजार बोलेगा सबसे अच्छा सुचालक बताइए, तो आप चांदी मारेंगे, उससे बढ़िया कोई सुचालक ही नहीं है। अब आप देखिए मित्रों, अब आपसे एक पॉइंट और इसमें नोट करेंगे, हीरा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अब आप समझेंगे कि हीरा है, जिसे सोना चांदी होता है तो हीरा भी होता होगा, तो आप गलत हैं, हीरा नहीं होता है। हीरा को आप कर लीजिएगा कि हीरा क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुचालक के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जिस पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, जैसे रबड़, सूखी लकड़ी इत्यादि। चलिए यहाँ हमने यहाँ बनाया हुआ एक सीट, एक चीज और आप नोट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है वो समुद्र का पानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। सी वाटर, जो समुद्री जल है वो विद्युत का कंडक्टर होता है। बट शुद्ध जल की बात की जाए, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अपने अंदर नहीं करता है, याद रखेंगे। जो समुद्र का पानी है वो करेगा, बट पानी जो है नॉर्मल वो नहीं करेगा। मैंने और भी यहाँ लिखा है, आप चाहे तो इसे नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ, ध्यान से समझेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ के बारे में जानिए, किसी विद्युत धारा के असतत तथा बंद पथ जिसमें विभिन्न युक्तियां जैसे बल्ब, स्विच, सेल इत्यादि लगे हों उन्हें विद्युत परिपथ कहते हैं। डेफिनेशन से तो उतना आपको नहीं समझ में, मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ देखिए इस फिगर को ध्यान से, जैसे कि आपने यहाँ क्या किया, एक विद्युत सेल लगा दिया, विद्युत सेल लगा दिया यानी कि बैटरी लगा दिया। अब इस बैटरी में आप देख रहे हैं कि हमने एक स्विच लगा दिया, यहाँ ये स्विच है। इस स्विच को जब आपने बंद कर दिया तो देखिए विद्युत धारा प्रवाह होने लगा और ये आपका बल्ब जल गया। दूसरा, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ से ये स्विच को खोल दिया तो देखिए ये बल्ब जलना बंद हो गया। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, इसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें हम सेल और युक्ति के सहारे किसी उपकरण को स्विच के सहारा से जोड़ देते हैं, ये विद्युत परिपथ कहलाता है। डिटेल्ड वे में इसको हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग उतना ही पढ़ें जिससे कि हमारा रिजल्ट आ जाए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। इसी से 3 प्रश्न पूछ लिया गया था 2021 में, यही टॉपिक से। इस टॉपिक का नाम है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, और ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है ऑन द व्यू ऑफ एनएमएस, एनएमएस के व्यू से, ध्यान से समझिए। विद्युत शक्ति, विद्युत इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पावर को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को, तो आप घबराएंगे नहीं, इसे पी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के दर को, अब ध्यान दीजिएगा,
यानी कि पावर किसे कहते हैं, तो कहा जाता है जो ऊर्जा यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी चार्ज जो है सो कितना काम किया है और कितने टाइम में वो कितना देर तक जला है, उतना पावर का जो बल्ब है, उतना चार्ज कंडक्ट करने वाला जो बल्ब है, आपके घर में जो बल्ब है वो कितना देर चला है, यही उसका पावर कहलाता है। अब आप इसका नाम बहुत ही ज़्यादा सुने होइएगा, क्यों? क्योंकि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है, ये भी पूछ लिया जाता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। एसआई मात्रक विद्युत शक्ति का होता है वाट। और अब आपको हम बता दें कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल/1 सेकेंड के। अब आप देखिए इसको कैसे ड्राइव करेंगे हम। अगर मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं कि पावर का फॉर्मूला हो गया W/T। अब आप बताइए कि ये जो पावर है ये 1 कब होगा, 1 वाट कब होगा, 1 वाट कब होगा, तो आप कहिएगा कि सर जब ये वर्क डन 1 जूल का करे और टाइम 1 सेकेंड लगे। एकदम सही आप सोच रहे हैं। जब 1 जूल काम होगा 1 सेकेंड में, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। लिख देगा ऑप्शन में 1 वाट किसके बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 जूल/सेकेंड के। समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा विद्युत शक्ति का व्यवसायिक यूनिट आई मीन कॉमर्शियल यूनिट किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से रखें, विद्युत शक्ति का जो व्यवसायिक यूनिट है इसे हम लोग व्यवसायी यूनिट को यूनिट के ही नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जो विद्युत शक्ति का व्यवसायिक यूनिट है इसे हम यूनिट नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, यूनिट। अब इसका कहाँ सुने हैं आप, ऐसा सोच रहे होइएगा, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। आपके घर जो बिजली बिल का मीटर इन आंकता है रीडिंग करने, जो भी बिजली विभाग का आदमी, वो बोलता है कि आपने 50 यूनिट बिजली को खर्च किया, तो इसका अर्थ है कि यूनिट क्या हुआ, कॉमर्शियल यूनिट है। किस चीज़ का, विद्युत शक्ति का। लेकिन ये जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, तो देखिए ये बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। अब आप समझते हैं सर ये 1 किलोवाट घंटा क्या है। देखिए 1 किलोवाट घंटा का 1 किलोवाट 1 kWh का मतलब होता है, ध्यान से समझ लेंगे और इसे लिख लेंगे। ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये क्लास 10 में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का कोई उपकरण आपने कितना देर जलाया, 1 घंटा जलाया। फिर से समझते हैं, 1 किलोवाट का कोई उपकरण आप 1 घंटा यदि यूज करते हैं तो ये 1 किलोवाट के बराबर का माना जाता है। समझ रहे हैं। अब आइए 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है सर जी, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होता है। नोट किया जाए इस पॉइंट को, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट के, यानी 1000 वाट। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर होता है। बट आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट की कोई वस्तु हम 1 घंटे तक यूज करते हैं, इसका मतलब है 1 किलोवाट आपने यूज 1 किलोवाट आपने यूज कर लिया। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट की शक्ति को आपने 1 घंटा यूज किया। ठीक है। अब देखिए इसको, 1 किलोवाट बराबर होता है 3 × 10⁻⁶ वाट सेकेंड के। एक ये भी याद रखेंगे, 3 × 10 बहुत बड़े एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। 3.6 × 10⁻⁶ वाट सेकेंड या 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। आपसे ऐसे पूछ लेगा 1 kWh बराबर होता है इतना जूल, ऑप्शन में रहेगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल, तो आप जैसे देखेंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल, वैसे आप फटाक से टिक कर देंगे कि हाँ हाँ यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है
ऐसे इससे क्वेश्चन तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट हो सकता है इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। कहता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, इसका तो यूज़ आप लोग घर में बहुत ज़्यादा किए होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी शॉर्ट जानकारी देता हूँ। एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा यानी दृश्य प्रकाश व अवरक्त विकिरण में परिवर्तन कर देती है, या एलईडी की दक्षता परंपरागत लैंप के से कई गुना अधिक होती है। अब आप ऐसे समझिए एलईडी क्या है, आप यहाँ देखिए मैंने इसके लिए फिगर भी लगा रखा है, आपने इस तरह के बल्ब को जरूर देखा होगा। एलईडी क्या है, तो कहता है कि एलईडी एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की ऊर्जा है, जो विद्युत ऊर्जा है, उसे यह प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे हम एलईडी कहते हैं। अब देखिए एलईडी जो पहले हम लोग लैंप यूज करते थे, हेलोजन लैंप या फिर और भी बड़े बड़े बल्ब यूज करते थे पीले पीले रंग के, वो सारे बल्ब को ये एक अकेले आया एलईडी, और ये सारे बल्ब आप लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। आप भी घर में सुने होंगे कि एलईडी बल्ब आपने लगा रखा है। तो ये प्रकाश काफ़ी गुना ज़्यादा लेता है, प्रकाश आपको काफ़ी ज़्यादा देता है, और बिजली का जो कंजम्पशन है, बिजली का जो खर्च है, ये कई गुना कम कर देता है। एलईडी का जो प्रकाश होता है वो ठंडा होता है, जैसे आप पहले जलाते हुए हेलोजन बल्ब, पीला पीला बल्ब होता होगा, वो आपको काफ़ी गर्मी देता है। बट आप एलईडी यूज़ करते हैं तो ऐसा आपको महसूस होता होगा कि इससे आपको काफ़ी ठंडक मिलती है। इसका उपयोग टीवी, डीवीडी प्लेयर, रिमोट कंट्रोल, आप देखे होगा रिमोट कंट्रोल में भी एक आगे एक छोटा सा बल्ब होता है, ये भी कौन सा बल्ब है, एलईडी बल्ब है। दूसरा बर्गलर अलार्म, चाड़े सूचक की घंटी, एलईडी का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे अलार्म में लगा होता है। आप देखे होइएगा पुलिस के गाड़ी के ऊपर जो अलार्म होता है वो भी अलार्म में एलईडी यूज होता है, जिससे कि ये सूचना दे सके एक दूसरे को। तो आपको छोटी सी जानकारी मैंने एलईडी के बारे में दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज हम लोग इतना ही समझते हैं। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम लोग इसके सेकंड वीडियो में समझेंगे, और उसी जैसे वीडियो लास्ट होगा, आप देख सकते हैं मैंने इसमें टेस्ट भी लगा रखा है आपके लिए, तो इसके लिए मैंने अभ्यास प्रश्न लगा रखा है, वहाँ हम लोग अभ्यास प्रश्न के द्वारा इसे समझेंगे। तब तक इस सब का आप लोग नोट्स बना लें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। खूब पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गुरु का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।